हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइरो हब पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। अच्छा, डेमोक्रेसी का मतलब क्या यही होता है कि आप लोग जो लीडर्स को सेलेक्ट किए, इलेक्शन जिता कर भेजे, अब वो लीडर बन गए, अब उनका जो मर्जी करेगा अब वो करेंगे? क्या डेमोक्रेसी सिर्फ यही तक सीमित है या फिर इसके आगे भी कुछ और होता है? तो देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में जितने भी रूलर्स को आप लोग सेलेक्ट कर कर भेजते हो, जिन्हें इलेक्शन जिता कर भेजते हो, उनको कोई भी कानून बनाने के लिए कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। उनको कुछ इंस्टीट्यूशंस में मिलकर उनके साथ काम करना पड़ता है। और ये जो चैप्टर है ये इन्हीं तरीके के इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप लोगों को सिखाएगा। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे देश में बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं हमारे देश में। हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर जो डिसीजंस लिए गए हैं, हर बार ज़रूरी नहीं है ना कि आप जो कानून बना रहे हो उससे सभी लोग खुश हो जाए। तो अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और जब इन सब चीज़ों को जब हम लोग बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें उसमें दिखाई देगा कि हमारे देश में 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस है जो कि इन सब प्रोसेसेस में शामिल है। लेजिस्लेचर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे और फिर जुडिशियरी के बारे में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। बस, अब इसके नीचे कुछ और नहीं था। अब देखो, अब आखिर हमारे देश में जो बड़े-बड़े डिसीजंस है वो कैसे लिए जाते हैं, इसको हम लोग जानेंगे एक सच्ची घटना से। ठीक? तो ये जो घटना है वो है 13 अगस्त 1990 की, 13 अगस्त 1990 की। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इश्यू किया जिसे ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता है। ऑफिस मेमोरेंडम बेसिकली ये होता है कि वो ऐसा ऑर्डर जो कि कानूनी हो, कानूनी रूप से सही हो, उसमें कोई झोल-झाल नहीं हो और वो किसी ऑफिस से, किसी डिपार्टमेंट से निकला हुआ हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक? तो जैसे सभी गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, इसके भी कुछ नंबर्स थे जो कि मैटर नहीं करते हैं, आप लोगों को जानना भी नहीं चाहिए। अब ये जो ऑर्डर था ना, इस पर साइन किए गए थे जॉइंट सेक्रेटरी के, जो कि एक ऑफिसर थे। जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिस, जो कि एक ऑफिसर थे। किस डिपार्टमेंट ऑफिसर थे? तो ये जो ऑफिसर थे वो थे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक, इस डिपार्टमेंट में ये ऑफिसर थे, इन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम पर साइन किया। ठीक, अब जाहिर सी बात है इन्होंने साइन किया था तो जरूरी थोड़ी है कि अपने से साइन किए होंगे, जो बंदा साइन कर रहा है उसी का डिसीजन होगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। कि ये भी तो हो सकता है कोई उससे साइन करवा रहा हो। ठीक, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखो। ये कुछ एक पेजेस का नोटिस था, जैसे कि तुम लोगों की स्कूल वगैरह में जाता है, और इसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन इसके अंदर क्या था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो ऑर्डर था उससे पूरा देश में हलचल मच गया था कुछ सालों तक। ये जो ऑर्डर था ना वो अनाउंस कर रहा था, एक पॉलिसी के बारे में बता रहा था, जिसमें कि 27% जो वैकेंसीज होगी सिविल पोस्ट में, सरकारी नौकरी में जो 27% अब से जो वैकेंसी रहेगी वो शेड्यूल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व रहेगी। SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का दूसरा नाम था। अब इसमें वैसे लोग आते थे जिनको सरकार के द्वारा बैकवर्ड माना गया था। ठीक, अब देखो, ये जो जॉब रिलैक्सेशन का जो छूट था वो पहले भी था। ये जो नया कानून आ रहा था, ऑफिस मेमोरेंडम जो आ रहा था SEBC वाला, जिसमें 27% वैकेंसी में रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, इससे पहले भी कानून थे। लेकिन ये जो कानून की जो फैसिलिटी थी वो शेड्यूल कास्टेस और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उस वक्त अवेलेबल थी। लेकिन अब एक तीसरी कैटेगरी बन गई जिसका नाम SEBC रख दिया गया। ठीक, जो पर्सन इस SEBC कैटेगरी से बिलोंग करता है वही 27% के कोटा के लिए एलिजिबल है, और जो दूसरे लोग हैं वो इस पर कम्पीट नहीं कर सकते। तो जो इतना बड़ा डिसीजन था, आखिर इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, सरकार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था और इस डिसीजन को कौन लिया था, ये सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखो, अब ये इतना बड़ा डिसीजन था तो हमने पहले ही बता दिया कि जरूरी नहीं कि जो बंदा इस पर साइन कर रहा है वही इस डिसीजन को लिया होगा। वो जो ऑफिसर था जिसने इस पर साइन किया था वो तो मिनिस्टर जो थे, उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर थे, उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। उनके जो ऑर्डर दिए गए थे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक, अब हम लोगों को कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि ये जो बड़े बड़े जो डिसीजंस है ना, इसमें देश के जो मेजर फंक्शनरीज है, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो मिनिस्टर है, वो काम कर रहे होंगे। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ चुल मच रही होगी। ठीक, अब आगे में पढ़ते हैं क्या है भाई। देखो,
ये सब जो डिसीजन, जो बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें अलग अलग लोग इन्वॉल्व होते हैं। कुछ लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। प्रेसिडेंट, जो कि हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होती है, किसी भी देश की सबसे ऊंची पोस्ट होती है, ठीक। उसके पास पावर हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन जो सबसे ऊंची पोस्ट मानी जाती है संविधान के अनुसार वो राष्ट्रपति की होती है, ठीक। तो इनका भी कुछ ना कुछ इसमें डिसीजन तो होता ही होगा। प्राइम मिनिस्टर, जो कि सरकार का हेड होता है, गवर्नमेंट का हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और जितनी भी पावर होती है गवर्नमेंट की, सरकार की जितनी भी पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है, क्योंकि जनता इन्हें इलेक्ट कर जनता के द्वारा ये चुने हुए रहते हैं। डायरेक्टली नहीं, लेकिन जनता के द्वारा ही चुने हुए रहते हैं, और तुम लोग समझ रहे होंगे। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग में भी वो अधिकतर डिसीजंस लेते हैं प्रधानमंत्री जी। और जो तीसरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जिसके दो घर है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। यहीं पर सारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब यहीं पर आकर बैठते हैं, असेंबली लगाते हैं, हल्ला चिल्ली डिबेट वगैरह होता है, इसी से सब कानून पास होता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा का सपोर्ट है, पार्लियामेंट का सपोर्ट है, तभी तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। जिस दिन पार्लियामेंट नाखुश हो गई, उनको भरोसा उठ गया, पार्लियामेंट जब भी भरोसा खो देगी उसी दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाती है, ठीक। तो पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अब चलो, ये तो हो गया कुछ, यहाँ पर हम लोग हिंट देखे थे कि कौन डिसीजन बनाया था। अब कुछ इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि भाई आखिर ये ऑफिस मेमोरेंडम नाम का बला आया कहाँ से था, शुरुआत कहाँ से। ऐसे तो थोड़ी ना हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ, जो पर्सनल डिपार्टमेंट में एक बंदा है, उठा सपना देखा कि भाई हमको 27% वोट, 27% रिजर्वेशन देना है, और जॉइंट सेक्रेटरी से साइन करा लिया। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें कांड हुआ होगा, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था वो एक लंबे समय से चले आ रहे इवेंट का नतीजा था, उससे जुड़ा हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को 1979 में बनाया, ठीक, अपॉइंट किया। सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस, सेकेंड मतलब इससे पहले कोई ना कोई बैकवर्ड क्लासेस इस्टेब्लिश की जा चुकी है, जिसके रिकमेंडेशंस को सरकार ने खारिज कर दिया था, बोला था कि ये प्रॉपर रिसर्च पर बेस नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं मानेंगे। और इस बार दूसरी बार 1979 में सरकार ने दूसरी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट किया 1979 में। इसके जो हेड थे वो बीपी मंडल थे, इसीलिए इसे मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस को जिसके हेड बीपी मंडल थे, उसे मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। अब इस मंडल कमीशन का काम ये था कि आपको इधर वगैरह घूमना है और एक क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है, एक क्राइटेरिया लगाना है, कुछ पता करना है, जिससे हम लोगों को पता चल सके कि हमारे देश की कौन सी जाति ऐसी है जो सामाजिक तौर पे और शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई है, ठीक। हम लोगों को कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाना होगा जिससे हम लोग ऐसी जाति को खोज सके, ऐसे धर्म को खोज सके जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है हमारे देश में, और खोज कर आप लोग ये भी करो कि उनके लिए कुछ स्टेप्स को रिकमेंड करो, कुछ स्टेप्स को रिकमेंड करो जिनसे उन्हें आगे किया जा सके, एडवांस किया जा सके। कमीशन 1979 में अपॉइंट की गई थी, ये 1980 में अपना रिपोर्ट दे देती है, लेकिन कमीशन ने तो 1 साल में रिपोर्ट दे दिया, लेकिन इन मंत्री लोगों को इसे इम्प्लीमेंट करने में 10 साल लग गए, ठीक। कमीशन ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए, इनमें से ही एक था 27% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन का जो बात कही गई थी, ये मंडल कमीशन में ही कही गई थी। अब देखो, हमारे देश में जितने भी बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं वो एकाएक नहीं लिए जाते हैं, वो बहुत सारे रिसर्च पर बेस होते हैं, ठीक। जैसे कि ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा, इसमें सबसे पहले एक कमीशन बनाई गई, उस कमीशन ने उन लोगों को फाइंड किया जो कि उस वक्त गरीब थे, सामाजिक तौर पे और शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए जो जाति थी उसका तलाश किया सबसे पहले, और उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस बनाए। उसमें ही ये था 27% रिजर्वेशन, ठीक, कमीशन के रिपोर्ट में था। अब इस सरकार पर निर्भर करता है कि ये जो डिसीजन, ये जो रिकमेंडेशन है उसको क्या लागू करना है या नहीं लागू करना है। देखो, इसके बाद सेवरल ईयर्स तक, बहुत सारे सालों तक ये पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा ये डिसीजन पर डिबेट वगैरह चलते रहा, ठीक, कि इम्प्लीमेंट हो ना हो।
उसके बाद से ऐसे ही है 1989 का लोकसभा इलेक्शन। 1989 का लोकसभा इलेक्शन आया। इस इलेक्शन में एक जनता दल नाम की पार्टी थी, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो, मतलब कि हम जीतेंगे तो क्या काम करेंगे, उसका एक लिस्ट बनाई जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं। उसमें जनता दल ने ये प्रॉमिस किया कि यदि हम लोग जीत जाते हैं और पावर में आ जाते हैं तो हम लोग मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन है, मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि तुम्हें 27% का रिजर्वेशन दे देंगे। भगवान का शुक्र हुआ, भगवान मेहरबान हुए, जनता दल पावर में आ गई और इसके जो प्राइम मिनिस्टर बने वो वीपी मंडल बने। वीपी मंडल नहीं यार, वीपी सिंह इसके प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक, इसके लीडर थे वीपी सिंह, वे बने इसके प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर बने। और इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम लाया, बहुत सारे डेवलपमेंट्स इनके बनने के बाद हुए। ठीक, अब देखो क्या होता है। अब ये इन्होंने अभी तक सिर्फ कसम खाया कि यदि हम सत्ता में आ जाएंगे तो एक काम करेंगे, लेकिन अभी तक किया नहीं है। वो देखो क्या होता है अभी। अब राष्ट्रपति महोदय जो हमारे देश के हैं, उन्होंने बोला, पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए बोला कि जो पार्लियामेंट का जो सरकार का ये इच्छा है कि वो मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। ठीक, 1989 में इलेक्शन हुआ था, 1990 तक वीपी सिंह की सरकार बन गई थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। अब 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें एक प्रॉपर लीगल डिसीजन लिया जाता है इन रिकमेंडेशंस को, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने की। ठीक, अब 6 अगस्त के बाद 6 अगस्त को डिसीजन लिया गया कि भाई हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। 7 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जो है वो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं और इन्फॉर्म कर देते हैं दोनों हाउसेस को, राज्यसभा को, लोकसभा को, कि भाई हम चाहते हैं कि मंडल कमीशन के रिपोर्ट को आप लोग लागू कर दो। अब देखो, जिसके मेंबर्स अधिक रहते हैं उसी का प्रधानमंत्री हमारे देश में होता है। जिस पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा रहेंगे वही पार्टी अक्सर प्रधानमंत्री को बनाती है। तो प्रधानमंत्री के तो भाई मेंबर ही हैं, मेंबर ज़्यादा है तो प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वो मेंबर्स कर देती है, क्योंकि एक ही पार्टी के हैं, एक ही बिरादरी के सभी लोग हैं, तो पार्लियामेंट कर देती है। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर दिया एक स्टेटमेंट देखो कि भाई हम लोगों को मंडल कमीशन के रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, द डिसीजन ऑफ कैबिनेट वाज सेंट टू डिपार्टमेंट। अब देखो, जो कैबिनेट मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो डिसीजन लिया गया था उसको अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में भेज दिया गया, जहाँ के जो सीनियर ऑफिसर थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने इस पर साइन कर दिया, मिनिस्टर का अप्रूवल हुआ और इस तरीके से वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने साइन कर दिया। और इस तरीके से 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन का रिपोर्ट जो था वो सत्ता में है, जो ऑफिस मेमोरेंडम था वो उसका जन्म हुआ। अब इस तरीके से क्या होना कि जब रिजर्वेशन की बात आती है तो हमारा जो देश है वो दो भाग में बढ़ जाता है। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो रिजर्वेशन जिनको मिल रहा होता है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा होता तो वो जाहिर सी बात है दुखी होंगे। ठीक, तो कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। अब विरोध यहाँ पर डिबेट स्टार्ट हो गया है। अब चलो देखते हैं क्या होता है। सबका अलग अलग व्यू था, अलग अलग ओपिनियन था। इससे क्या हुआ ना कि पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगे, हंगामे होने लगे और इस तरीके से दंगा फसाद जैसा माहौल हो गया। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली, पीपल ने जोर से इसको क्या बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसे चाहा कि नहीं हो। ये सब लोगों ने नारेबाजी वगैरह किया, हजारों लोगों ने बोला कि इससे हजारों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा कि अगर हमारे देश में अगर जात पात को हटाना है, इनइक्वलिटी को हटाना है तो रिजर्वेशन तो ज़रूरी है। कुछ लोग इसे सही मानते थे, कुछ लोग इसे गलत मानते थे। बस दे वुड बी डिनाइड। और क्या है यहाँ पर, इन दिस चैप्टर वी वांट टू डिस्कस। अब देखो ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोग ये नहीं डिस्कस करेंगे कि ये जो डिसीजन था वो गुड था या बैड था। ठीक, हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि जो डिसीजन था वो किस तरीके से पास हुआ था, कैसे लिया गया था। और अब इस डिसीजन पर डिस्प्यूट एराइज होने लगे हैं, लोग विवाद करना, हल्ला चिल्ली करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब क्या होगा, कौन इसको रिजॉल्व करेगा? तो आप सभी को पता है एक
महात्मा का नाम, बाबा का नाम, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, जिससे सब लोग डरते हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे देश के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर राज्य में कोई डिस्प्यूट हो रहा हो तो उसे हाई कोर्ट सुलझा देती है, अगर पूरे देश में हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाती है। ठीक, Some persons and associations opposed to this order and filed a number of cases in the court. बहुत सारे लोग ऐसे थे और एसोसिएशंस ऐसे थे जिन्होंने इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं उसको अपोज किया और बहुत सारे केसेस को कोर्ट में कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो दे अपील टू द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट से अपील किया कि ये जो ऑर्डर है वो खराब है, गलत है, अन्यायपूर्वक लिया गया है, इसे आप इनवैलिड कर दो और इसके इम्प्लीमेंटेशन को आप स्टॉप कर दो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो थी वो इस मैटर में पड़ी और ये जो केस था इसे इंदिरा स्वाहिनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि एक केस में क्या हुआ, होता नहीं, एक केस में क्या हुआ ये सुनो। 11 जज लोगों की कुर्सी बैठी, ठीक, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के लिए। बाय ए मेजोरिटी द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992, 2 साल लगे इस विवाद को सुलटने में। 2 साल में 1992 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया और उसने बता दिया अपना डिसीजन लेते हुए कि सरकार का ये जो डिसीजन है वो 100% वैलिड है, सही है और इसके बाद कोई विवाद हमारे देश में नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करो और इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सरकार को करना भी चाहिए कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको, जो हमारे समाज से निकाले हुए हैं, जो पिछड़ी जाति है, उनको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन देना चाहिए तभी वो आगे आएंगे। अब अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने फिर से ऑर्डर को इश्यू कर दिया। मतलब जब 1992 में जब विरोध हुआ था तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने का आदेश दे दिया था, लेकिन 1992 में जैसे ही फैसला आ गया तब इसे शुरू करने की इजाज़त दे दी गई, इम्प्लीमेंटेशन को कंटिन्यू करने की इजाज़त दे दी गई। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग था इसने एक और ऑफिस मेमोरेंडम को 8 सितंबर 1993 को पास किया और बताया कि अब जो डिस्प्यूट है वो शांत हो चुका है और ये जो पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाए। तब से पॉलिसी फॉलो हो रहा है। अब हम लोग देखें कि नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, आखिर इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि भाई इंस्टीट्यूशन मतलब होता क्या है ये तो सबसे पहले जान लेते। अभी तक तो हम लोग सिर्फ कहानी पढ़ते हुए आ रहे हैं, चलो उसको भी जानेंगे, नीचे में ही है। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, अभी हम लोगों ने देखा कि सरकार कैसे काम करती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, कैसे आप लोग इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में इस एग्जाम्पल में जान चुके हो, कैसे वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। देखो लेजिस्लेचर क्या होती है, जो कानून को बनाती है। कानून को किसने बनाया था, पार्लियामेंट, कैबिनेट के मिनिस्टर ने, कैबिनेट के मीटिंग में लिया गया था, कैबिनेट ने लिया था। और एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो कानून को एग्जीक्यूट करवाते। एग्जीक्यूट कौन करवाया था, वीपी सिंह प्रधानमंत्री जो थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इन लोगों ने इसको एग्जीक्यूट कराया था। अब जनता इसको मानने को तैयार नहीं थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसका सपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे। तो क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट को शांत कौन कराया, जुडिशरी। मतलब तीनों इंस्टीट्यूशंस के आप लोग काम इस एग्जाम्पल में देख चुके हो। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज। एक देश को चलाने में ऐसे तो काम धंधे होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। देखो हमारे देश की जो सरकार है, हर सरकार को इस बात की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हमारे सिटीजन्स का सिक्योरिटी हमें इंश्योर करना है, उन्हें एजुकेशन फैसिलिटी देना है और उन्हें हेल्थ फैसिलिटी सबको देना है। इट कलेक्ट टैक्स, और देखो सरकार की ये भी जिम्मेवारी कि ये आपसे टैक्स कलेक्ट करे और जो टैक्स जो कलेक्ट किए गए हैं उसको खर्चा करे। किस पर खर्चा करे, एडमिनिस्ट्रेशन पर, डिफेंस पर, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स पर इसे खर्चा करे। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, सरकार का ये भी काम है कि बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स को आपके लिए लाए। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो टू देज एक्टिविटीज, कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे सरकार में जिनको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि ये जो एक्टिविटीज़ है इस
पे कैसे काम किया जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इन डिसीजन को, जो कि डिसीजन लिया गया, देखो एक एक्टिविटी है, मान लो कि हमें अपने देश में रोड बनवाना है, ठीक, तो रोड बनवाने का जो काम है, जो निर्णय होगा वो कोई और लेगा, ठीक, वो कोई और लेगा, जिसका नाम रहेगा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो निर्णय लेगा, जो डिसीजन लेगा, उसका नाम रहेगा लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट, ठीक। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि ये जो डिसीजन लिया गया है, जैसे आपकी मम्मी ने बोल दिया कि जा बेटा जाके सब्जी लेके आ, अब सब्जी कैसे लाना है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस ऑर्डर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे। यही काम लेजिस्लेचर करता है। लेजिस्लेचर क्या करता है कि वो ऑर्डर दे देता है कि भाई हमें ये करना है, तू जा सब्जी लेकर आ। अब सब्जी लाना है किसको? एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव अब इसको सोचेगा कि भाई मैं बस से जाऊं, ऑटो से जाऊं, साइकिल से जाऊं, भाग कर जाऊं, कैसे करूं। एक इम्प्लीमेंट करने का काम, एक ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव को, ठीक। आई होप कि तुम लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि क्या, अब देखो तुम सब्जी लाने गए, तुम्हारी मम्मी ने ऑर्डर दिया कि जा बेटा सब्जी लेकर आ, तुमने उस ऑर्डर को फॉलो किया, सब्जी लेकर आया। अब यदि सब्जी खराब हो जाए तो उसको डिस्प्यूट अगर खड़ा हो जाए कि भाई सब्जी, मैंने तो बोला था गोभी लाने के लिए, तू आलू लेके चला आया, तू पपीता लेके चला आया, हमें पपीता नहीं चाहिए, अगर डिस्प्यूट एराइज हो जाए तो कौन सेटलमेंट करेगा? तो सेटलमेंट करने के लिए कुछ अलग से लोग होते हैं, जुडिशियरी होती है, ठीक। अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि जुडिशियरी, उसका काम क्या है? देखना कि क्या सही है क्या गलत है। आप लेकर आए गोभी, तुम्हारी मम्मी ने बोला था पपीता लाने के लिए, अब तुम बोलो नहीं मम्मी आप गोभी बोली थी, हम गलत नहीं लाए हैं। मम्मी बोलेगी कि नहीं, मैं जो बोली थी वो तू लेकर नहीं है, अब तू जूता खाएगा, बेलन से मार खाएगा, ठीक। अब तुम्हारे पापा आएंगे, बोलेंगे कि देखो मम्मी ने तुम्हारा बोला था कि जाओ तुम गोभी लेकर ही आना, और तुम पपीता लेके आ गए हैं, गलत चीज लेके आ गए हो, तुमको 2-4 डंडे तो लगेंगे, ठीक। तो ये फैसला कौन लिया? जुडिशियरी ने। ऑर्डर कौन दिया? लेजिस्लेचर ने। फॉलो कौन किया? एग्जीक्यूटिव ने, ठीक। तो अब तुमको अच्छे समझ में आ गया होगा। सब अब देख लेते हैं थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन क्या होता है। देखो किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत सारे टास्क होते हैं। अब इन सब टास्क को करने के लिए, पूरा करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, ठीक। इन्हीं अरेंजमेंट्स को हम लोग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। वैसे अरेंजमेंट्स जो कि डेमोक्रेसी में, मॉडर्न डेमोक्रेसी में अलग अलग टास्क को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, उससे बोलते हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक। जैसे कि डिस्प्यूट शांत करने वाले टास्क के लिए जो अरेंजमेंट बनाया गया है उससे बोला जाता है जुडिशियरी। कानून बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है उससे बोला जाता है लेजिस्लेचर। जो कानून को लागू करेंगे उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है उससे बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। अब तुम लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी भी सरकार है कानून वगैरह बनाती है, सब कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर बनाती है, ठीक। और उनके जो पावर और फंक्शन से सब कानून संविधान में लिखे हुए हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन डेट टेक ऑल इम्पोर्ट। देखो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट होती है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि जितने भी मेजर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं इन सबको लेते हैं। सिविल सर्वेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं, उनका काम ये है कि मिनिस्टर के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना। सुप्रीम कोर्ट यदि बात विवाद हो जाए तो इसको शांत कराने का काम करेगी। वर्किंग विथ इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी। किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़कर काम करना इजी नहीं है। ना ही आप पार्लियामेंट में हो तो आराम से काम कर सकते हो, ना ही आप जुडिशियरी में हो तो आराम से काम कर सकते हो, ठीक। मतलब आराम से कर सकते हो लेकिन इजी नहीं है, ठीक। इंस्टीट्यूशंस में कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, अब फॉलो होता है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन होते हैं। दिस कैन बाइंड हैंड ऑफ लीडर्स। अब ये जो रूल रेगुलेशन है ना, यही लीडर्स के हाथ को बांध कर रखते हैं, ठीक। कमिटी एंड रूटीन्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग। इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि बहुत सारे मीटिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, कमिटीज़, रूटीन्स, टाइम टेबल पर आना जाना, मीटिंग्स होते हैं, बहुत सारे कमिटीज़ होती है, बहुत सारे उसको पूरा करना, कमिटीज़ को देखना, ये सब इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व होता है।
देयर फॉर डीलिंग विथ इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन के साथ डील करना दिमाग खौंजियाने वाला हो सकता है। वन माइट फील दैट इट इज मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजन विदाउट एनी रूल्स प्रोसीड्यूर्स एंड मीटिंग। तो जब दिमाग खराब होगा ना तो आप लोग सोचोगे कि इससे तो अच्छा है कि भाई एक ही आदमी होता, वही डिसीजन ले लेता, ना कोई रूल ना कोई झमेला, जो उसका मन वो डिसीजन वो ले लेता। सम ऑफ डिलेज, अब देखो लेकिन मेरे भाई ये तो डेमोक्रेसी नहीं है ना कि एक आदमी ही जो डिसीजन लेगा उसे भारत के 135 करोड़ लोग मानेंगे, वो सही तो नहीं हो सकता है और ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट भी नहीं है। हमारे देश में डिसीजन लेने में कुछ देरियां तो होती है, लेकिन जब डिसीजन लिए जाते हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक, दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड ऑन डिसीजन। इसमें हमारे देश में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कशन वगैरह डिबेट वगैरह कर ली जाती है। ठीक, अब देखेंगे पार्लियामेंट। अभी तक ऑफिस मेमोरेंडम की एग्जांपल में हम लोगों को तो पार्लियामेंट कुछ देखने को मिला ही नहीं है। ठीक, और आपको रूल भी याद नहीं होगा क्योंकि आपने पार्लियामेंट के कुछ एग्जांपल्स में देखे ही नहीं। सिंस दिस ये जो डिसीजन था वो पार्लियामेंट के द्वारा डायरेक्टली नहीं लिया गया था। अब तुम लोग सोच रहे हो कि तो क्या इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था जब इसने डिसीजन नहीं लिया था तो, लेकिन भाई मेरे को एक बार स्टोरी में पीछे चलकर फिर से बताने दो कि मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था उसे कहाँ पर डिस्कस किया जाता था, पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि पार्लियामेंट का ऐसा सोच है, ऐसा बात है कि हमें मंडल कमीशन को रिकमेंड करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया था, ठीक, फिल इन द ब्लैंक से, द डिसीजन वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट। ये जो डिसीजन था वो पार्लियामेंट में डायरेक्टली नहीं लिया गया था, लेकिन जो पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुए थे इस रिपोर्ट के ऊपर, इसने सरकार को एक फोर्स किया कि आप इस डिसीजन को लो। ठीक, मंडल रिकमेंडेशन को डिसीजन में लाओ। इफ पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर, यदि पार्लियामेंट ही फेवर में नहीं रहती, यानी कि पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं वो फेवर में नहीं रहते इस डिसीजन के, तो क्या ये डिसीजन कभी पास हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। ठीक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी तो पार्लियामेंट के ही पार्ट है भाई, ये भी पार्लियामेंट के मेंबर है। जब ये भी अनसपोर्ट करते तो कैसे पास होता? ये जो डिसीजन था वो कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा लिया गया था, कैबिनेट के मीटिंग में लिया गया था, तो पार्लियामेंट का तो उसमें सपोर्ट था ही, पार्लियामेंट ने भी उसे सपोर्ट किया था उस डिसीजन को। यदि पार्लियामेंट सपोर्ट नहीं करती तो वो डिसीजन नहीं लिया जाता, लेकिन यदि कैबिनेट मीटिंग में वो सपोर्ट नहीं होता बट पार्लियामेंट सपोर्ट करती, तभी भी वो डिसीजन आ जाता है। पार्लियामेंट का मेन रोल होता है कोई भी डिसीजन लेने में। अब हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? दुनिया भर में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर एक असेंबली लगती है। वो किसकी असेंबली लगती है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिनके पास सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, यानी कि राजनीतिक शक्तियाँ होती है। ये जो असेंबली है वो लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेती है। ठीक, इंडिया में जो असेंबली है इसी को पार्लियामेंट बोला जाता है, और पार्लियामेंट का दूसरा नाम है लेजिस्लेचर। हमारे देश में जो पार्लियामेंट है वो दो लेवल की, एक जो है नेशनल लेवल की जिसे पार्लियामेंट ही बोला जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा बोला जाता है, और एक है जो स्टेट लेवल पर है जिसे लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। द नेम ये जो नेम है वो अलग अलग देशों में वेरी हो सकते हैं, लेकिन इन सब का काम सेम है, सब डेमोक्रेसी में होते हैं। पार्लियामेंट का क्या क्या फंक्शन है? पार्लियामेंट जो होती है ना फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी देश में कानून को बनाने को। पार्लियामेंट ही जो होती है वो कानून को बनाती है, और पार्लियामेंट ही होती है जो पुराने कानून को बदलती है, उनके जगह नए कानून को लाती है, या फिर कोई भी कानून जो पहले से उससे हमेशा बंद कर देती है। पार्लियामेंट ये जो काम करती है ना इसीलिए इसे लेजिस्लेचर बोला जाता है। पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन का काम करते हैं, पार्लियामेंट का काम क्या है? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है? लॉ बनाने के काम को बोलते हैं लेजिस्लेशन, लॉ बनाने के काम को बोलते हैं लेजिस्लेशन। और पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करती है यानी कि लॉ को बनाती है तो इसे बोला जाता है लेजिस्लेचर। ए प्लेस वेयर लॉ इज मेड, ए प्लेस वेयर लॉ इज मेड इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। एक ऐसा जगह जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं उसे लेजिस्लेचर बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक, आई होप कि तुम लोग समझ गए होंगे। दुनिया भर में जितने भी पार्लियामेंट है उन्हें
अपने सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होता है। ये यदि बात अपने देश भारत की करें तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट का हमारे सरकार के ऊपर कंट्रोल है वो पूरी तरीके से है और डायरेक्ट है। पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरीके से सरकार को कंट्रोल किए हुए है। जो आज सरकार चला रहे हैं, जो आज डिसीजन बड़े बड़े ले रहे हैं, वो तभी तक उस सब डिसीजन का मजा उठा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं जब तक उन्हें पार्लियामेंट का सपोर्ट है। जिस दिन पार्लियामेंट ने सपोर्ट करना बंद कर दे उस दिन उनकी कुर्सी चली जाएगी। देश में जितने भी मनी है वो सब पार्लियामेंट ही कंट्रोल करती है। लगभग सारे देशों में पब्लिक मनी जो है उसे पार्लियामेंट ही उसका निर्णय करते हैं कि उसे कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पर खर्चा वगैरह करना है। ठीक, तो ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो नेशनल पॉलिसी, पब्लिक इश्यू पर डिसीजन का फाइनल फाइनल नहीं हाईएस्ट फोरम है, यानी कि सबसे बड़ा मंच है। इसी पर जो नेशनल पॉलिसी है, पब्लिक इश्यूज है, इस पर सबसे बड़ा डिसीजन डिबेट होता है। ठीक, यहीं से बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। सबसे बड़ा डिबेट यहीं पर होता है। कभी लोकसभा टीवी का जो चैनल है उसे अपने टीवी पर खोल कर देखना या फिर राज्यसभा टीवी खोल कर देखना, तो तुम्हें हल्ला चिल्ली इतना दिखाई दे देगा कि कितना बार वहाँ पर डिबेट होता है। अब देखो, सभी को पता है कि पार्लियामेंट के 2 घर होते हैं। इसमें देखो, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ, यहाँ से यहाँ तक जो आप लोग पढ़ोगे उसे मैं बहुत ज़्यादा इजी तरीके से तुमसे समझा देता हूँ। पार्लियामेंट के 2 घर होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा में वैसे मेंबर्स होते हैं जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जिनके लिए आप वोट नहीं करते हो। ठीक, वैसे मेंबर्स इसमें होते हैं। लोकसभा में वैसे मेंबर्स होते हैं जिनको आप इलेक्शन से जिताकर डायरेक्टली आपके द्वारा जो चुनकर जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं शायद उन्हीं में से कुछ लोग राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। ठीक, तो ये है लोकसभा और राज्यसभा के बीच का बेसिक सा डिफरेंस। राज्यसभा को अपर चेंबर बोला जाता है, लोकसभा को लोअर चेंबर बोला जाता है। ठीक, राज्यसभा का जो काम है वो ये है कि किसी भी फेडरल यूनिट को, राज्य के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, उस पर ध्यान देना, उसमें क्या दिक्कत है उसे सरकार को बताना, ये काम है राज्यसभा का। ठीक, लोकसभा का ऐसा काम नहीं है। ठीक, राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट बोला जाता है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। ओके, अब इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं। ठीक, वो सिर्फ इनका पार्ट होते हैं, एक हिस्सा होता है। जैसे कि मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दूँ तो ये हो सकता है कि आपका एक स्कूल है। ठीक, स्कूल के आपके जो पेरेंट्स है वो आपके स्कूल का पार्ट है, क्योंकि वो आपके स्कूल को फीस देते हैं, वो एक पार्ट है, लेकिन उसके मेंबर नहीं है। उसके मेंबर सिर्फ आप हो, आपके टीचर से, उसमें काम करने वाले स्टाफ से उसके मेंबर, लेकिन आपके पेरेंट्स उसका सिर्फ एक हिस्सा है, उसके पार्ट है। वो जब तक फीस नहीं देंगे तब तक आप उस स्कूल में काम पढ़ वगैरह नहीं सकते, स्कूल नहीं चल सकता। अगर सारे पेरेंट्स फीस देना बंद कर दे तो स्कूल ही बंद हो जाएगा। इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो एक पार्ट है, सिर्फ मेंबर नहीं है, ना ही लोकसभा के मेंबर है ना ही राज्यसभा के मेंबर है, लेकिन एक पार्ट है। तो जितने भी जो कानून बनते हैं उस पर प्रेसिडेंट का जो साइन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें अब यहाँ पर कुछ होमवर्क है तुम्हारे लिए। क्या होमवर्क है? लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कुछ डिफरेंसेस करना है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं लोकसभा में। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि 543 मेंबर्स लोकसभा में होते हैं। राज्यसभा के बारे में तो पता ही नहीं है। ये भी नहीं पता है कि ये जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। मेरे को बिल्कुल नहीं पता है। इनका लेंथ 5 साल के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए होता है। राज्यसभा के मेंबर्स का 6 ईयर के लिए होता है। ये बिल्कुल नहीं पता है। लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, ये तो मुझको पता ही नहीं। आप इसे होमवर्क में कर कमेंट में जवाब देना। ठीक, अब देखो, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया आपने तो बताया कि जो राज्यसभा है उसे अपर चेंबर के नाम से जाना जाता है, तो ये सीधी सी बात है कि राज्यसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर होगा, लेकिन छोटे ऐसा नहीं है। अपर चेंबर बोला जाता है क्योंकि एक पुराना बोलने का स्टाइल है। लोकसभा के पास, जिसे लोअर चेंबर बोले जाता है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। कैसा पावर है? देखो क्या पावर है। जितने भी जो कानून होते हैं उसे पास होने के लिए, कानून को बनने के लिए दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस की जो मंजूरी होती है वो ज़रूरी होती है। लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोकसभा जो कानून को पास करना चाहती है उसे राज्यसभा मानने को तैयार ही नहीं है। तो जब इन दोनों के बीच में विवाद उठ जाए तो एक क्या होता है कि एक ज्वाइंट सेशन होता है। ज्वाइंट सेशन में फाइनल डिसीजन लिया जाता है, जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर बैठते हैं और बातचीत करते हैं, डिबेट वगैरह होता है। लेकिन डिबेट का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि जो लोकसभा होता है उसके मेंबर्स अधिक होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स अधिक होते हैं, इसलिए जो डिसीजन लोकसभा लेना चाहता है वो आसानी से ले लिया जाता है। दूसरा क्या काम है, लोकसभा कैसे पावरफुल है, देखो कैसे पावरफुल है। लोकसभा जो होता है उसे मनी मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा पावर मिली हुई है। वो कोई भी बजट को पास कर सकता है सरकार के लिए, ठीक, और रिलेट कोई भी पैसा पास कर सकता है किसी भी कानून से रिलेटेड। जैसे कि सरकार ने कृषि कानून बनाया, वो कृषि कानून विवादित वाला नहीं समझ लेना, एग्जाम्पल है सिर्फ। कृषि कानून में सभी किसानों को 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया, ये एक कानून है। अब इस कानून के लिए 5-5 करोड़ जो रुपए है वो पास करेगी लोकसभा। लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर है, राज्यसभा इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो कानून लोकसभा पास कर देगी मनी मैटर पर, उसे राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती। वो सिर्फ 14 दिन की देरी कर सकती है या फिर कुछ चेंजेस को सजेस्ट कर सकती है, लेकिन ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उन चेंजेस को मानने को तैयार है या नहीं तैयार है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है जिससे कि लोकसभा सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, राज्यसभा के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, वो ये है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करती है, ठीक। कोई भी आदमी जो कि डिसीजन ले रहा है वो तभी तक डिसीजन ले सकता है जब तक कि वो लोकसभा के मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट उसके पास रहे, ठीक। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, कोई भी मेंबर, कोई भी व्यक्ति जिसे पार्लियामेंट के मैक्सिमम मेंबर सपोर्ट करेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक। अगर लोकसभा ने बोल दिया कि ये जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनाया हो तो पहले अच्छा था, लेकिन अब हमको इस पर भरोसा नहीं है, और नो कॉन्फिडेंस नाम का एक बिल होता है, अगर वो बिल पास हो गया तो मिनिस्टर के साथ साथ सारे मिनिस्टर, सारे मेंबर्स, प्रधानमंत्री वगैरह सबकी कुर्सी चली जाएगी, खत्म। और राज्यसभा के पास ऐसा करने का कोई पावर ही नहीं है। अब है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अभी तक हम लोग जितने भी चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं वो सब ऑफिस मेमोरेंडम के एग्जांपल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि भैया जो इस पर साइन किए थे चचा जॉइंट सेक्रेटरी, उनके पास वो सिर्फ साइन ही किए थे, इस पर वो डिसीजन नहीं लिए थे। ये जो डिसीजन था वो किसी और के द्वारा लिया गया था, वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। ये सब हम लोगों ने जान लिया है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर का रोल था डिसीजन लेने में, लेकिन हम लोग ये भी जान चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो थे वो अकेले डिसीजन को नहीं ले पाते यदि लोकसभा का इसमें सपोर्ट नहीं रहता। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के विशेष को, पार्लियामेंट को इच्छा को पूरा कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के इच्छा को पूरा कर रहे थे। आप सबको तो इतना तो पता चलिए गया है। तो अब क्या है कि हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो रोज प्रतिदिन के जो काम होते हैं हमारे सरकार में, वो कुछ ना कुछ लोगों के द्वारा लिए जाते हैं, जो कि लोगों के बिहाफ पर सुप्रीम पावर उनके पास नहीं होती है, ठीक। पार्लियामेंट के पास ही सुप्रीम पावर होती है लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेने को, और ये जो लोग होते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं उन्हें बोला जाता है एग्जीक्यूटिव, ठीक। उन्हें एग्जीक्यूटिव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एग्जीक्यूशन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। अब देखो, एग्जीक्यूटिव दो तरीके के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वैसे एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि लोगों के द्वारा चुने हुए रहते हैं और कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहते हैं, 5 साल के लिए रहते हैं, 6 साल के लिए रहते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहते हैं, उन्हें बोला जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। उसके बाद से उनकी कुर्सी चली जाएगी, फिर आपको इलेक्शन लड़ना होगा, इलेक्शन में जीतोगे तो आओगे। वैसे एग्जीक्यूटिव को ले जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री वगैरह सब आते हैं, ठीक। जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव आते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट किए थे, ये 5 साल के लिए नहीं रहते हैं, ना ही ये इलेक्शन लड़ कर आए हुए रहते हैं, ये पढ़ लिख कर एग्जाम वगैरह पास कर कर आए रहते हैं, और आराम से 30 साल तक ये लोग मौज करते हैं, या फिर जब तक इनकी उम्र 60 साल हो जाए तब तक के लिए ये पावर में रहते हैं। इन्हें सिविल सर्विस बोला जाता है। जो भी बंदा सिविल सर्विस से जुड़ा है उसे सिविल सर्वेंट बोला जाता है, ठीक। ये तब भी ऑफिस में रहते हैं जब रूलिंग पार्टी बदल जाती है, पार्टी बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, लेकिन जो ऑफिस में है सिविल सर्वेंट वो नहीं बदलते हैं।
ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर में काम करते हैं और उन्हें रोज प्रतिदिन के कामों को, एडमिनिस्ट्रेशन के काम को चलाने में मदद करते हैं। ठीक, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा क्यों होता है? मिनिस्टर मंत्री लोग जो है वो सिविल सर्वेंट से ज़्यादा पावरफुल क्यों होते हैं? सिविल सर्वेंट तो भैया ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, देश का सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी को क्रॉस करके क्रैक कर कर आए हुए रहते हैं। उनको तो मिनिस्टर लोगों से ज़्यादा नॉलेज होती है किसी भी विषय के ऊपर। ठीक, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो एडवाइजर काम कर रहा है उसे फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा इकोनॉमिक्स पता होगा, फाइनेंशियल नॉलेज उससे ज़्यादा होगा। फाइनेंस मिनिस्टर को क्या नॉलेज हो सकता है? कुछ नहीं। कभी कभी तो उनको 1 से लेकर 100 तक का गिनती लिखने नहीं आता है। कितने ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश में बने हैं जिसको 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने नहीं आता होगा। ठीक, और जरूरी नहीं है कि जो डिफेंस मिनिस्टर में काम करे, डिफेंस मिनिस्टर को क्या, डिफेंस मिनिस्टर जो है क्या वो जनरल से, लेफ्टिनेंट जनरल से ज़्यादा जानते हैं? नहीं जानते होंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री में क्या वो डॉक्टर से ज़्यादा जानते होंगे? साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या वो साइंटिस्ट से ज़्यादा जानते होंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंटिस्ट लोगों से ज़्यादा नहीं जानते होंगे। उसमें काम करने वाले एडवाइज़र से, जो सबसे ऊपर का ऑफिसर है, उससे ज़्यादा मिनिस्टर नहीं जानते हैं। लेकिन क्यों? उनके पास पावर क्यों होती है? मिनिस्टर के पास पावर क्यों होती है? इसीलिए होती है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोगों की इच्छा होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने हुए रहते हैं। ठीक, वो लोगों की इच्छा होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने हुए रहते हैं। और हमारे देश में मेजर डिसीजन है वो वही ले सकते हैं जो कि इलेक्टेड पीपल है, जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, वही मेजर डिसीजंस को ले सकते हैं। तो रीजन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। लोगों के द्वारा कौन चुने हुए हैं? मंत्री लोग। तो मंत्री ही लोग तो डिसीजन लेंगे, उन्हीं को फाइनली आंसरेबल होना है। सही डिसीजन लेंगे तो तारीफ भी उन्हीं को मिलेगी, अगर गलत डिसीजन लेंगे तो भीड़ से मार भी वही लोग खाएंगे। ठीक, तो उनके डिसीजन के जितने भी कॉन्सिक्यूशंस है सबको भोगना तो मंत्री लोग को रहता है। इसीलिए जो फाइनल डिसीजन रहता है वो मंत्री लोग लेते हैं, कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट नहीं लेता है। अब क्या है? पॉलिसी शुड बी मेड द मिनिस्टर इज नॉट, ये कुछ नहीं है। सिविल सर्वेंट्स का काम होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको एडवाइस करना। अब वो मिनिस्टर के ऊपर है, उनके उनके एडवाइस को मानते हैं या फिर गलत एडवाइस लेकर जूता खाते हैं। ये मिनिस्टर लोगों के ऊपर है। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। आप सभी को पता है जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में। ठीक, अब हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। क्या होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। लेकिन क्या प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं? जाता हूँ यार, उनको चूना लगाता हूँ, मक्खन लगाता हूँ, कहीं मेरे को प्रधानमंत्री बना दे, फिर हम भी बोलेंगे मित्रों कैसे हो आप सभी। ठीक, तो ऐसा नहीं है, और जिसको चाहे उसको नहीं बना सकते हैं। क्या होता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन पार्टी डेट कमांड्स ए मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। देखो क्या होता है, तुम्हें सिंपल से समझा देते हैं। इलेक्शन होता है, उसमें कोई पार्टी जीती हुई रहती है या फिर कोई गठबंधन अलायंस पार्टी, कोई पार्टी मतलब जीती हुई तो कुछ रहता है ना, उसके जो लीडर होते हैं, अगर मान लो मेरा एक पार्टी है जिसका नाम है टाइरो हब पार्टी। ठीक, अरे टाइरो हब जीत गया इसका पार्टी, तो इसके सारे मेंबर्स जो होंगे जो जीत कर आए हैं वो जिस बंदे को सपोर्ट करेंगे उसे बस प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रधानमंत्री, उसके राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के रूप में उसे अपॉइंट कर देंगे कि ये प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन चुनेगा कौन? वो सिर्फ अपॉइंट करेंगे, वो चुन नहीं सकते। चुनने का काम रहेगा जो भी लोकसभा के, जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स है उनको, और मेंबर्स को चुनेंगे देश के जनता। ठीक, तो फाइनल जो पावर है वो देश की जनता के पास है, और जिस पार्टी को चाहेंगे उस पार्टी को जिताएंगे, उस पार्टी का पीएम बनेगा। और पीएम को चुनने का काम है उस पार्टी के मेंबर्स को। सिर्फ राष्ट्रपति का काम ये रहता है कि उसे अपॉइंट करना, उस पर थप्पा लगाना। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक सिंगल पार्टी जीत नहीं पाती है तो एक अलायंस बनती है। ठीक,
अलायंस बनती है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर ए मेजोरिटी सपोर्ट। और प्रेसिडेंट उस बंदे को अपॉइंट कर देते हैं जिन्हें लगता है, उनको लगता है कि ये लोकसभा में सबसे ज़्यादा इसको मेजोरिटी आ रहा है, सबसे ज़्यादा ये करीब है मेजोरिटी के, जितने करीब है तो उसे प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट कर दिए जाते हैं। लेकिन फाइनली आपको लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए। एक बार जो प्रधानमंत्री बनेगा तब तक पावर में रहेगा जब तक उसकी पार्टी पावर में रहेगी। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर। जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तब राष्ट्रपति महोदय सभी मंत्रियों को अपॉइंट करते हैं। कैसे अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस लेकर। तो एडवाइस लेने के लिए सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, इसीलिए सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिएशन। देखो जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं वो सिर्फ एक ही पार्टी या फिर एक ही गठबंधन के होते हैं। गठबंधन अलायंस पार्टी समझते हो ना, जब कोई एक पार्टी मेजोरिटी नहीं हासिल कर पाती है तो क्या करते हैं, दो चार पार्टी से समझौता कर लेते हैं और एक अलायंस बना लेती है। ठीक, उसे कोलिएशन पार्टी बोला जाता है या फिर अलायंस बोला जाता है। ठीक, तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो यूजुअली लगभग हमेशा ऐसे ही होता है कि वो एक पार्टी के हो या फिर कोलिएशन के हो जो मेजोरिटी में है। प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज। प्राइम मिनिस्टर फ्री है कि पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को पर वो कोई भी मंत्री पद दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं देते हैं। समटाइम ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम ए मिनिस्टर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो अभी मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन ऐसे केस के अंदर उसे 6 महीने के अंदर में कुछ ऐसा कर कर दिखाना होगा कि तेरा हो जाऊं मैं। मतलब कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा, वोट को लेकर उसे किसी न किसी पार्लियामेंट के कोई भी हाउस के अंदर अपनी जगह बनानी होगी 6 महीने के अंदर में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी डेट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो देखो हमारे देश में लगभग 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग रैंक पर। इन सब को मिलाकर जो सिस्टम बनता है उन्हें बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो टॉप लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स में आते हैं। रूलिंग पार्टी के अधिकतर मेंबर्स इसमें होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गए, रेल मंत्री हो गए, ये सब होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। और लगभग अक्सर ऐसा ही होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो मीटिंग में आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर डिसीजन ले लेते हैं। अब देखो जैसे कि इसमें हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं जिसमें 60 से 80 अलग अलग रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, उनके टीम को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अलग अलग रैंक, अगर देखो अगर हम लोग देखते हैं रेलवे का, रेल मंत्रालय को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें एक सबसे ऊपर के मिनिस्टर होंगे जिन्हें पीयूष गोयल के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे नीचे के भी मिनिस्टर होंगे। यही डिफेंस की बात की है तो राजनाथ सिंह एक सबसे बड़े होंगे और इनके सब नीचे के होंगे। तो क्या किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर में सबके टॉप के मिनिस्टर्स को ले लिया जाता है, जो बड़े बड़े, जैसे कि रेल मंत्री से पीयूष गोयल को ले लेंगे, डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ सिंह को ले लेंगे, गृह मंत्रालय से अमित शाह को ले लेंगे, और भी इनके जो नीचे के मिनिस्टर्स हैं उन्हें छोड़ देंगे। ऐसा जब सिस्टम होता है तो बोले जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पर यही डिसीजन लेते हैं, और ये जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। लगभग इसमें 25 मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। अब देखो क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। देखो वैसे मंत्री लोग जो कि किसी एक राज्य से हैं लेकिन वे स्वतंत्र रूप से चार्ज में हैं, वो ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो कि कुछ छोटे छोटे मंत्रालय के मिनिस्टर लोग होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग। वे कैबिनेट मीटिंग में आते हैं तभी जब उन्हें स्पेशली इनवाइट किया जाता है। ठीक, और कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो कि स्टेट के द्वारा होते हैं और वे कैबिनेट
मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। सिंस इट इज़ नॉट परफेक्टली फॉर ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मिनिस्टर्स को, और प्रैक्टिकल भी नहीं है, प्रैक्टिकली ये जरूरी नहीं है कि रेगुलरली सारे मिनिस्टर्स को एक साथ मिलना होगा और कैबिनेट मीटिंग्स पर उन्हें राय देनी होगी, अपनी भी बात सुनानी होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए डेट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज ऑफन नॉन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो यही कारण है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे भी डिसीजंस होते हैं जिसे कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं, तो यही इसी कारण से बहुत सारे देशों में जहाँ पर कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसे बोला, इसीलिए बहुत सारे देशों के जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर पार्लियामेंट है वहाँ पर इन्हें कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो कि कैबिनेट मीटिंग्स में ले लिए जाते हैं। अलग अलग मिनिस्टर्स के अलग अलग ओपिनियंस पर अलग अलग व्यू हो सकते हैं, बट एवरीवन हैज़ टू आउन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, लेकिन उन्हें कैबिनेट के सारे डिसीजंस को मानना पड़ेगा। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी मंत्री लोग गवर्नमेंट के डिसीजन को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही पार्टी के हैं। एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट। सारे मंत्रालय में सेक्रेटरी होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट लोग होते हैं। देश सेक्रेटरी, ये जो सेक्रेटरी है वो इंफॉर्मेशन मंत्री लोगों को प्रोवाइड करती है जो कि डिसीजन लेने में काम करे। द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीज। जो कैबिनेट मंत्री की जो टीम है, कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, कैबिनेट की जो टीम है वो कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा असिस्ट की जाती है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो देश का सबसे बड़ा सरकारी पोस्ट होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी से बड़ा सरकारी पद नहीं होता है जिसपे आप पढ़ लिख कर जा सके, कैबिनेट सेक्रेटरी से बड़ा नहीं होता है। कैबिनेट सेक्रेटरीट जो होते हैं वो कैबिनेट के टीम को असिस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट में, ठीक, कैबिनेट सचिवालय में बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स आते हैं जिसमें सबसे बड़ा कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। अब हम लोग देखेंगे पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। अब हम लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के पावर के बारे में। तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान महोदय है, वो प्राइम मिनिस्टर के पावर के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहते, और भी किसी मिनिस्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं ही कहते हैं। ना ही वो रिलेशन बताते हैं कि एक मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का दूसरे मिनिस्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो भी नहीं बताता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, तो उस नाते जो प्राइम मिनिस्टर के पास जो पावर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग। वो कैबिनेट मीटिंग में उन जो कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसका हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही उसका नेतृत्व करते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट है उसके वर्क्स को वही उसका साथ देते हैं, वही उसका हेड रहते हैं। उनका जो डिसीजन होता है वही फाइनल होगा। यदि डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट हैं अगर उनमें कुछ मतभेद हो रहा है तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, ठीक। जितने भी जनरल मिनिस्टर हैं, बहुत सारे जितने भी मिनिस्ट्रीज है, उन सब का जो सुपरविजन का काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मंत्री वगैरह लोग हैं, वो प्रधानमंत्री के लीडरशिप में ही काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिनिस्टर को, या फिर उस एक मिनिस्टर को, एक मंत्री को यदि कोई काम दिया गया, अगर उससे वो काम नहीं अच्छे से हो रहा है तो उस काम को लेकर दूसरे मंत्री को देना, ये सब काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। उनके पास ये भी पावर है कि वो किसी भी मंत्री को डिसमिस कर सकते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर जब छोड़ देंगे, जब प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी छोड़ेंगे तो सारी मंत्रालय, जितने भी मंत्री लोग हैं, मंत्रिमंडल है, सब खत्म हो जाएगी, उनको भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कैबिनेट का जो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है भारत में वो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक।
क्योंकि यदि एक बार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी चली गई तो उनके पार्टी के जितने भी नेता वगैरह होंगे, जितने भी लोकसभा में मेंबर्स होंगे, सबकी कुर्सी चली जाएगी। ठीक। द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज्ड सो मच इन रिसेंट डिकेड दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें डेमोक्रेसी है, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जहां पर वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री जहां का जो कानून है वो पार्लियामेंट से पास होता है, तो वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री को हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक। तो वो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है, कुछ दशक से, मतलब 10 20 30 सालों से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। ठीक। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो प्राइम मिनिस्टर के बिना रह ही नहीं सकती। इसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं बोलना चाहिए, इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलना चाहिए। प्राइम मिनिस्ट्रियल मतलब प्रधानमंत्री से चलने वाली सरकार बोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगने लगता है, इतना प्रधानमंत्री का पावर देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पर पार्लियामेंट है। ठीक। एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले, क्या भाई, एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले ए मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। अब देखो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो पॉलिटिक्स में अधिकतर रोल निभाती है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट और पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं पार्टीज के द्वारा। ठीक। The media also contributes to this trend by making politics and election as competition between top leaders of the parties। हमारे देश की जो मीडिया है वो भी यही करती है, कौन सी पार्टी अच्छी है उसको पता करने के लिए। यदि मान लेते एक पार्टी है, फिर एक पार्टी है, तो उसको अगर कंपटीशन करना होगा तो उसके टॉप लीडर को दूसरे पार्टी के टॉप लीडर के साथ कंपेयर करके बताएगी कौन पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी है या फिर ये पार्टी अच्छी है। ठीक। और टॉप लीडर्स में अक्सर प्रधानमंत्री वगैरह ही आते हैं। इन इंडिया में भी यही जो टेंडेंसी है ये देखने को मिलता है कि जो पावर का कंसंट्रेशन है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में काफ़ी ज़्यादा रहता है। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत सारे अथॉरिटी को हेड किया। ठीक। उनके पास बहुत सारे पावर थे, बहुत सारे अथॉरिटी थी जिनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इंदिरा गांधी जो थी वो भी एक पावरफुल लीडर रही कंपेयर टू जो अदर उनके कॉलिग्स थे कैबिनेट में, उनसे ज़्यादा पावरफुल रही। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाइल्डेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर, क्या भाई, ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर wielded बाय ए प्राइम मिनिस्टर आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजीशन। अब देखो, ये बात जाहिर सी है कि जो प्राइम मिनिस्टर का कितना ज़्यादा पावर होगा वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन बंदा उस पोस्ट को संभाल रहा है। यदि मान लो तुम्हारे पास पावर है कि तुम आज जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन यार तुम्हारा हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि हम दूसरे देश में जाकर बात करें, दूसरे पर हमला करें, तुम्हें डर लग रहा है, बोलने से ही डर लग रहा है, तो तुम खा, यार तुम्हारे पास पावर रहकर ही क्या होगा। तो वही बोल रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर का पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कैसे पर्सनालिटी के आदमी उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। अगर कुछ सालों में देखा जाए तो कोलिएशन पॉलिटिक्स जो है वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और उसी से प्राइम मिनिस्टर निकल कर आ रहे थे। और क्या है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कोलिशन कैन नॉट डिसीजन। अब देखो, जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, सबसे पहले ये जान लो। कभी कभी क्या होता है ना, किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है, फुल मेजोरिटी नहीं मिलता है, तो क्या करती है कि छोटी मोटी पार्टी को अपने में मिला लेती है और बोलते हैं कि आ जाओ भाई, तुम मेरे साथ आकर मिल जाओ, हम तुमको बड़ा मंत्री पद दे देंगे, वैसे भी तुम्हारा 2 4 सीट है, उसके साथ तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, आ जाओ, तुमको हम ये मंत्री बना देंगे, लालच वगैरह देकर। छोटी छोटी जो पार्टियां हैं जिसमें 4 5 मेंबर्स रहते हैं, उन ऐसे पार्टी को अपने में मिला लेती है और क्लियर मेजोरिटी गेन कर लेती है। तो ऐसे जब सरकार बनते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार हिंदी भाषा में बोले तो। ठीक। तो गठबंधन की सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, जो डिसीजन नहीं ले सकते जो उनका मन करे, उनको क्या करना होगा कि एकोमोडेट करना होगा। अलग अलग ग्रुप्स जो है उनके पार्टी में, उनका जो गठबंधन है, उनका जो ग्रुप है, कोलिएशन ग्रुप है, उसमें जितने भी पार्टीज है सबका सहमति लेना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी पार्टी एक उनसे निकल कर अलग हो जाएगी, बोलेगी कि हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने मेंबर्स को अलग कर लेगी, बस सरकार गिर जाएगी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को डर कर उन सब पार्टी के साथ मिलकर उनसे बातचीत कर कर ही डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन यदि रूलिंग पार्टी को, जो पार्टी जीती हुई है, उसको क्लियर मेजोरिटी है, तब प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं डरता है।
ही ऑल्सो हैड टू हेड द व्यूज एंड पोजीशन ऑफ द कोलिशन। ये जो मैंने बता दिया वही, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड है तो प्रेसिडेंट जो है वो पूरे देश के हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट है। स्टेट का मतलब, मैंने एक बच्चे से पूछा कि भाई हेड ऑफ द स्टेट इसका क्या मतलब है, तो बोलता है किसी होंगे कोई बिहार यूपी जैसे राज्य का हेड होंगे, क्या पता। देखो यहाँ पर जो स्टेट का मतलब है ना वो होता है कंट्री। हमारे पूरे कंट्री का जो फॉर्मल अथॉरिटी है, जो टॉप पोस्ट होता है, सरकारी टॉप पोस्ट होता है, वो होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है सबसे ऊंचा होता है, भले उनके पास पावर हो या ना हो। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर। हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक जो सिस्टम है, उसमें ये है कि जो भारत के, जो हमारे देश के जो सबसे हेड आदमी होंगे उनको सिर्फ नॉमिनल पावर दी जाएगी, यानी कि नाम के पावर दी जाएगी, साइन वगैरह करने की पावर दी जाएगी, ज़्यादा बोलने वगैरह करने ऐसा कोई पावर आपको नहीं दिया जाएगा जिससे जनता आपके बारे में बुरा सोचे। आपको एक अच्छा पर्सनालिटी बनकर, आपको एक मिसाल बनकर देश के लिए रहना है, तो वही होता है नॉमिनल पावर्स। ठीक, जैसे कि आपको, आपसे जो कानून, आपके साइन से के बिना कोई कानून पास नहीं होगा, आप साइन करेंगे तभी होगा। लेकिन आप ये नहीं चिल्ला सकते हो कि भाई इस देश ने ये किया, इस देश ने वो किया, आप ये सब नहीं चिल्लाओगे। हल्ला चिल्ली कम करोगे, ऑफिस में बैठोगे, आपसे सारा कानून पास होगा, जितना भी चीज़ होगा वो आपके नाम पर होगा, कि राष्ट्रपति महोदय के नाम पर होगा, आप सारे सेना के हेड होंगे। ये सब नॉमिनल पावर होता है। ठीक, तो जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनको नॉमिनल पावर दी गई है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। देखो जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे ब्रिटेन की रानी है, महारानी है, क्वीन एलिजाबेथ, जिनका मैक्सिमम काम क्या रहता है कि जितनी भी सेरेमनी है उनको अटेंड करना। ठीक, जैसे यदि कोई सेना का जवान है, अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, मेडल्स वगैरह देना, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाना, उनके मीटिंग्स को अटेंड करना, जितने भी एकेडमीज़ है, डिफेंस एकेडमी है, उसके बाद से लबासना वगैरह जैसा जो भी मतलब इंस्टीट्यूट है उनमें जाना, बच्चों को संबोधित करना, सेरेमोनियल वर्क प्रेसिडेंट का ज़्यादा रहता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मोनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट। अब देखो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, उन सब का निगरानी ये रखते हैं ताकि उनके बीच में भाईचारे का संबंध रहे और हमारे देश में भी भाईचारा रहे। ठीक, नहीं तो ऐसा होगा कि मंत्री जी कर रहे कुछ और, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कुछ और कर रहे हैं, ऐसा ना हो। इसका काम रहता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट ही परमानेंट एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करते हैं। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। आप लोग क्या कभी प्रेसिडेंट का वोट देने गए हो? कभी मम्मी पापा से पूछना तो, क्या राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं? कभी आज तक सुने हो? नहीं, राष्ट्रपति के लिए डायरेक्टली चुनाव नहीं होता है, लोग उन्हें नहीं चुनते हैं। क्या होता है, जिसको आप इलेक्ट कर कर भेजो, आपके द्वारा जो सांसद बनाए गए हैं, एमपी बनाए गए हैं, या फिर जो आपके द्वारा एमएलए बनाए गए हैं, वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक, ए कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज टू गेट ए मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। अब जो भी बंदा के प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हो रहा है उसको वोट करेंगे सांसद या फिर विधायक लोग, तो जो मेजोरिटी पाएगा वो जीत जाएगा। दिस इंश्योर दैट प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन। इससे ये इंश्योर होता है, देखो अब मान लो कि एमएलए जो होंगे, एमपी जो होंगे, वो एक राज्य से तो होंगे नहीं, जितने भी एमपी है वो अलग अलग राज्यों से होंगे। इससे ये होता है कि जो प्रेसिडेंट आदमी बना है, अब फॉर एग्जांपल, चलो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से समझ जाओगे। पूरे देश में लोकसभा का जो सीट है वो है 543, जिसका 543 में से 250 के करीब में जिसको वोट मिल गया, नहीं 250 नहीं, उससे ज़्यादा होगा शायद, हाँ हाँ एक सेकंड, इससे ज़्यादा होगा, 250 नहीं होगा। एक सेकंड भाई लोग ज़रा सा होल्ड करो, नहीं ज़्यादा सा होल्ड करो, बस ज़्यादा देर के लिए नहीं। देखो हमारे देश में 543 जो है लोकसभा का सीट है। अब इसका आधे से एक ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा कि 250, 200, मतलब 270 के करीब में जिसको सीट मिल जाएगा वो हो जाएगा, उस वो रूलिंग पार्टी बन जाएगी, उसके प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बात को ध्यान से समझना, 270 के करीब में जिसको सीट मिल जाएगा वो प्रधानमंत्री, वो पार्टी बन जाएगी, वो जीत जाएगी। अब जरूरी तो नहीं है मेरे भाई कि ये 200 जो 70 सीट है वो सभी राज्यों से आए, ये भी तो हो सकता है कि बिहार, यूपी, गुजरात, राजस्थान,
ये सब मतलब इधर के कुछ स्टेट 10-20 स्टेट मिलाकर ही 270 सीट किसी एक ही पार्टी को दे दिए, और इधर के जो पार्टी है वो प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री होते वो पूरे नेशन के नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है कि उनको सपोर्ट करें, लेकिन जो राष्ट्रपति होते वो हेड इसलिए होते हैं क्योंकि उनको एमएलए लोग करते हैं। जो इधर से जीत कर आया है वो भी राष्ट्रपति को वोट देगा, जो इधर से जीत कर आया है वो भी वोट देगा इधर से। जब इन सब में से जिसके वोट अधिक होगा, जो मेजोरिटी में होगा, उसका राष्ट्रपति बनेंगे, उस वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जिनको मेजोरिटी मिलेगी। तो क्या हुआ कि ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करे, पूरे देश के एमएलए एमपी ने वोट दिया तब जाके राष्ट्रपति बने। ठीक है, आई होप कि तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। अब देखो क्या होता है कि ये पूरे इंटायर नेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो कभी भी एक क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट जो पॉपुलैरिटी गेन करने का जो काम है वो प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। इससे ये इंश्योर होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ नॉमिनल पावर है, और वो एक सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। और क्या है, if you can casually read the constitution you would think that there is nothing that she cannot do। अब यदि द सेम इज टू द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन जब आप लोग संविधान पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो राष्ट्रपति नहीं कर सकते। जितने भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज है सब राष्ट्रपति के नाम पे ही होती है। जितने भी कानून बनते हैं उन सब पर राष्ट्रपति का ही नाम होता है और उन्हीं का सिग्नेचर होता है। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं प्रधानमंत्री तक को राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। भले आप संसद लोग, भले एमपी लोग चुन कर भेजते हैं कि भाई मेरे तरफ से ये बंदा है, लेकिन उसको जो फाइनल थप्पा मार कर देता है वो राष्ट्रपति ही देता है। ठीक, तो राष्ट्रपति की पावर तो आपको लग रही होगी बहुत ज़्यादा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति ही सिलेक्ट करता है। ठीक, हाई कोर्ट के जजेस को, गवर्नर ऑफ स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर को, एम्बेसडर को, दूसरे देश में जो एम्बेसडर है उन सब को राष्ट्रपति ही संबोधित करता है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स बनाई जाती है सब राष्ट्रपति के नाम पे बनाई जाती है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं, सबसे बड़े कमांडर होते हैं। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन चच्चे इतनी पावर है, ये सब राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में यानी मंत्रिमंडल एडवाइस देगी, तभी कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। प्रेसिडेंट जो है वो उनके सुझाव को, उनके एडवाइस को, मंत्रिमंडल के एडवाइस को बोल सकते हैं कि तुम लोग एक बार फिर से विचार करो। लेकिन यदि मंत्रिमंडल अपने विचार को बदल देती है तो ठीक है, यदि नहीं बदलती है तो राष्ट्रपति को उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो देखा, इतना पावर रहते हुए क्या हुआ, जंजीर को पार्लियामेंट के हाथ में बांध दिया गया ना, तो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम। सिमिलरली ए बिल, जो भी बिल है ओवर पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, लेकिन वो तभी फोर्स में होगा, तभी वो इम्प्लीमेंट होगा जब राष्ट्रपति महोदय का इस पर साइन हो जाएगा तब। लेकिन जो राष्ट्रपति महोदय है वो क्या कर सकते, इसको डिले कर देंगे या फिर बिल को भेज देंगे वापस पार्लियामेंट में भेज देंगे और बोलेंगे कि आप लोग एक बार इस पर फिर से विचार करो, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। लेकिन पार्लियामेंट ने अगर फिर से वही बिल को भेज दिया बिना राय विचार किए हुए, तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। तो तुम लोग अब परेशान हो गए हो कि भाई राष्ट्रपति महोदय एक्चुअली करते क्या है। कैन सी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल, क्या कुछ वो कर सकते हैं अपने मन से। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सी शुड डू ऑन हर ओन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो वो अपने से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। जब कोलिशन पार्टी यानी कि गठबंधन की सरकार या फिर कोई भी एक पार्टी क्लियर मेजोरिटी को गेन कर लेती है एक इलेक्शन में, तो राष्ट्रपति महोदय के पास बहुत सारे लीडर्स होते हैं। ठीक, अब उनमें से जिसको चाहे उसको प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उसी को इलेक्ट करेंगे जिसको लोकसभा ज़्यादा सपोर्ट करेगी। ठीक, तो वो प्रधानमंत्री को भी वही अपॉइंट करते हैं, कौन, राष्ट्रपति। तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब हम लोग जुडिशरी के बारे में जानेंगे और उसको जानने के बाद फिर चैप्टर ही आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं जानना है। जुडिशरी को थोड़ा सा समझो, बहुत पावरफुल और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, इससे ज़्यादा पावरफुल तो पूरे भारत में कोई नहीं है।
पार्लियामेंट के बाद यही है, द जुडिशियरी यानी कि न्याय व्यवस्था। ऑफिस मेमोरेंडम के एग्जाम्पल में फिर से पीछे चलो और देखो कि क्या हुआ था उसमें। तो आप लोगों को ये पता होगा कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था जिससे डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था। इफ़ देयर इज नथिंग लाइक, अच्छा एक चीज़ सोचो जरा सा, एक सेकेंड, एक चीज़ आप लोग सोचो कि हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम का एग्जाम्पल देख रहे थे मेरे भाई। ऑफिस मेमोरेंडम के एग्जाम्पल में सरकार ने जो बिल पास किया था उसे लोग मानने को तैयार नहीं थे। ठीक, गांव भर में हल्ला चिल्ली हो रहा था, दंगा फसाद होने लगे थे, वायलेशन हो रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक, तो बीच में आया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो सरकार का जो ऑर्डर है वो 100% सही है और एक वैलिड ऑर्डर है। सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि जो पिछड़े हुए वर्ग है उसका वेलफेयर हो सके। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ना होता हमारे देश में तो क्या होता? इफ इवन इफ देयर वाज ए सुप्रीम कोर्ट, यदि सुप्रीम कोर्ट भी होता लेकिन उसके जज का कोई पावर नहीं होता, वो सरकार के एक्शन का कुछ नहीं कर पाता, तो फिर रहने न रहने से मतलब क्या रहता? तो क्या होता? एक बार जरा आप लोग इसको सोचो। इवन इफ हैड द पावर इफ नो वन ट्रस्टेड, अच्छा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर भी होता कि वो जो चाहे, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करता तो क्या होता? और वो सही से जजमेंट भी नहीं देता, सही से न्याय भी नहीं देता, तो लोगों का क्या तो हमारे देश में क्या होता है? अगर ये फेयर जजमेंट देता, सही से न्याय भी देता लोगों को, ठीक, लेकिन गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या होगा? ये सब चीज़ों को ज़रा सा सोचो। अब इस पर बात करते हैं। अब इस पे बात करते हैं। कहाँ है भाई? यहाँ से शुरू है ना शायद। ऐसा हमारे देश में ना हो। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश में कुछ कर सके, इसके न्याय पर, इसकी जो जस्टिस होगी उस पर सभी लोग भरोसा करें, ये सरकार के दबाव में ना आए, ये हमेशा सही न्याय लोगों को दे, सभी लोगों का सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा बना रहे। इसलिए हमारे देश में जो जुडिशियरी है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, उसको इंडिपेंडेंट रखा जाता है। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें जो जुडिशियरी है यानी कि जो कोर्ट वगैरह है उनको इंडिपेंडेंट, आज़ाद रखा गया है। सरकार का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऑल कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन ए कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशियरी। हमारे देश में जितनी भी कोर्ट्स है उनको सबको मिलाकर जुडिशियरी कहा जाता है। द इंडियन जुडिशियरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटायर नेशन। भारत की जो जुडिशियरी है, न्याय व्यवस्था है, उसमें जो सबसे बड़ा है वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरे नेशन के लिए होता है। हाई कोर्ट स्टेट के लिए होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ठीक, इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। भारत में जो जुडिशियरी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जितने भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पूरे देश में, जितने भी कोर्ट्स है उन सबको संभालने का काम, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबको संभालने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। ठीक, इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले लेगी वही सारे कोर्ट्स के ऊपर लागू होगा। ये किसी भी डिस्प्यूट को, सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को ले सकती है। जैसे कि आपका झगड़ा, आपका जो डिस्प्यूट है वो आपके साथ और आपके देश के साथ हो सकता है, आप सरकार से खुश ना हो, इसके विरोध भी हो सकता है, या फिर दो स्टेट के बीच में भी विवाद हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि गवर्नमेंट का किसी स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के साथ विवाद हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसको हैंडल करती है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट। ये जो है सुप्रीम कोर्ट है वो देश की सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का हिंदी होता है सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा कोर्ट यही है। ठीक, जिसमें आप सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए अपील कर सकते हो। वो कोई भी, इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। आप यदि, आपको जो हाई कोर्ट ने आपको जो सजा दी है, आप यदि उससे खुश नहीं है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। हमारे देश में जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ाद। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का, सरकार का किसी का कंट्रोल नहीं है कोर्ट के ऊपर। कोर्ट का जो मर्जी होगा वो करेगा, लेकिन उसके लिए सबूत होना चाहिए। ठीक, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो राष्ट्रपति का तो थोड़ा सा हक है कोर्ट के ऊपर, संसद हो, एमएलए हो, एमपी हो, विधायक हो, मंत्री हो, पार्लियामेंट हो, कोई भी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कलेक्टर साहब हो, किसी का बस नहीं चलता है कोर्ट के ऊपर। ठीक, द जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जो जजेस होते हैं कोर्ट के, वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे नहीं चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विश ऑफ द पार्टी,
पार्टी के कहने के मुताबिक नहीं चलते हैं, जो रूलिंग पार्टी है उनके कहने के मुताबिक नहीं चलते हैं, उनका चमचागिरी नहीं करते हैं। डेट इज वाई, यही कारण है कि जो जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेसी है सबके कोर्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर से, सरकार का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, कुछ सरकार उनका नहीं कर सकती है। एग्जीक्यूटिव से भी वो क्या बोलते हैं, जो परमानेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह है उनसे भी उनको आज़ादी मिली हुई है। इंडिया जो चाहे भारत में ऐसा ही है। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका भी इतना पावर है ना कि उसको मंत्री लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका जो इलेक्शन में जीते हुए लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए किसी भी जज को हटाने के लिए वही प्रक्रिया है जो कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए, जो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो बिल पास करना पड़ता है, वही भारत के एक छोटे से जज को भी हटाने के लिए वही बिल पास करना पड़ेगा। तो सोच लो उनको हटाना कितना मुश्किल है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक। लेकिन ये चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टमेंट के बाद ही, देखो जो अभी चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक, उनके साथ कंसल्ट करेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके साथ कंसल्ट कर कर एक नया जज बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए या फिर हाई कोर्ट के लिए। तो देखो क्या हुआ कि आपको नए जज को बनाने के लिए भी पहले वाले जज से बात करनी पड़ेगी। इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है तो जो सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही नए जजेस को सिलेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस को पुराने जजेस ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक। हाई कोर्ट में भी ऐसा ही होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े जजेस होते हैं, जो सीनियर जज होते हैं, वो अपने से जूनियर जजेस को वही सिलेक्ट करते हैं। दिस इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। बहुत ही ज़्यादा कम स्कोप होता है कि कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसमें इंटरफेयर कर सके। जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही सुप्रीम कोर्ट का यूजुअली चीफ जस्टिस के द्वारा अपॉइंट किए, उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। जब एक बंदा, वंस ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जब एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है, तब उसे पावर से हटाना नियरली इम्पॉसिबल होता है, लगभग असंभव होता है उसके पोजीशन से उसको हटा देना। इट इज एज डिफिकल्ट, मैंने शुरू में ही बताया था, इतना ही मुश्किल है जितना भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है। ए जज कैन बी रिमूव, एक जज तभी भी रिमूव किया जा सकता है जब इम्पीचमेंट लगाया जा सके, ठीक। इम्पीचमेंट लगाने का प्रोसेस ये है कि जो बिल है उसको सेपरेटली पास कराया जाएगा, किससे, राज्यसभा से, लोकसभा से, ठीक। और इसको देखो, राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उनका हर 3 मेंबर में से 2 मेंबर के द्वारा ये बिल पास होना चाहिए। लोकसभा में भी पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, दोनों का सेपरेट पास होगा। जैसे कि एक बिल बना राज्यसभा के लिए, यदि राज्यसभा बोलते है कि हाँ भाई इनको हटा दीजिए, लोकसभा भी सब सपोर्ट करके बोल रहे हैं, 2/3 मेंबर बोल रहे हैं कि नहीं इनको हटा दीजिए, तभी जाकर ये हटेंगे। लेकिन आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी जज को हटाया गया हो। द जुडिशियरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। भारत की जो न्याय व्यवस्था है, भारत का जो कोर्ट का सिस्टम है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल जुडिशियरी में से एक है। भले ही यहाँ पर भारत का जो कोर्ट है वो ये फॉलो करता है कि भले ही एक दोषी छूट जाए, लेकिन 10 दोषी छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए, ठीक। जुडिशियरी इन इंडिया इज ऑल्सो, ये तो हो गया। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। भारत का जो संविधान है उसमें इंटरप्रेट करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। वो किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। जो कि पार्लियामेंट से जो कानून पास हो गया उसको भी वो इनवैलिड डिसीजन, इनवैलिड घोषित कर सकते हैं, बोल सकते हैं जो कानून है वो गलत है, ये बोल सकते हैं। किसी भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए गए एक्शन को वो गलत बता सकते हैं, वेदर एट द यूनियन लेवल, चाहे वो यूनियन लेवल का एग्जीक्यूटिव हो या फिर स्टेट लेवल का हो, ठीक। तो आप लोगों को जो जुडिशरी है उसकी पावर तो लगभग समझ में आ ही गया होगा। भाई बहुत ज़्यादा पावर होता है जुडिशरी का।
Thus, they can determine the constitutional validity of any legislation और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियरी जो है वो किसी भी कानून को गलत बता सकती है, उसे इनवैलिड कर सकती है और उसको बंद करवा सकती है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन, कितने भी लॉ हैं, जितने भी लॉ हैं, उनकी जो वैलिडिटी है संवैधानिक रूप से, कि ये संविधान में इसका जिक्र है, संविधान के रूप से ये सही है या गलत, इसका फैसला कोर्ट करता है। ठीक, ये तभी कर सकता है जब इसको फैसला लेने के लिए बोला जाए, जब इस पर विवाद उठे, और इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है आप लोग समझ गए। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो जुडिशियरी होती है, वो जब कभी हमारे देश में डिस्प्यूट हो जाता है, तब वो किसी भी कानून का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करती है। ठीक, या फिर किसी भी एक्शन के, एग्जीक्यूटिव की किसी भी एक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करती है, जब भी उनके सामने चैलेंज किया जाता है, जब भी डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, तब इसी को ये वैलिडिटी चेक करने को ही बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principle of the Constitution cannot be changed by the Parliament. सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ये देखता है, उसका काम ये है देखते रहने का कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मुख्य प्रिंसिपल है, जिस पर हमारा जो संविधान बेस है, वो कभी पार्लियामेंट के द्वारा चेंज नहीं किया जाए, इसको देखते रहने का काम है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, The power and the independence of the Indian judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental rights. हमारे अधिकारों का जो देख रेख करने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, नहीं तो सरकार इतनी चोर बैठी है, नहीं तुम्हारे अधिकार को कब का खा गई रहती। ठीक, यदि सुप्रीम कोर्ट ना होता तो। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में इसको और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। ठीक, और कोर्ट उनमें कैसे क्या क्या करती है, यदि हमारे राइट्स को वायलेट कर दिया जाए तो कोर्ट उसमें क्या निभाती है अपना काम, ये सब देखेंगे। इन रिसेंट ईयर्स द कोर्ट हैव गिवन several जजमेंट एंड डायरेक्टिव टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। कुछ सालों में देखे, बीते हुए कुछ सालों में देखे तो हमें देखने को मिलता है जो कोर्ट है उन्होंने बहुत सारे जजमेंट्स दिए। किस लिए जजमेंट्स दिए हैं? ताकि जो लोगों का जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो लोगों का हक है, जो लोगों का क्या बोला जाए सुख सुविधा, जो फैसिलिटी है, उसको बचाया जा सके। इसके लिए कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट। यदि आपके किसी भी तरीके से सरकार के द्वारा आपको हर्ट हुआ है, आपका कुछ नुकसान हुआ है, तो आप कोर्ट के सामने जा सकते हो। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट क्या है भाई, लिटिगेशन, सॉरी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे PIL बोला। देखो भाई मेरे भाई, PIL क्या होता है इसे अच्छे से समझो। जरूरी नहीं है ना कि सरकार जो भी कर रही है उससे आपको खुशी ही हो, उससे आपको फायदा ही हो। जब कभी भी सरकार के किसी भी एक्शन से आपको नुकसान हो, आपको गलत लगे, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हो। इसी को बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ठीक, आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन। अब देखो, अब ना कोर्ट क्या करेगी कि ये चेक करेगी क्या आपको सच में दुख हो रहा है, क्या ये सरकार सच में आपको दिक्कत दे रही है, इसके लिए गए एक्शन से क्या आपको सच में दिक्कत हुआ है या नहीं, इसका चेक करने का काम है कोर्ट का। कोर्ट चेक करेगी, यदि सरकार सच में आपको दुख दे रही होगी, दिक्कत दे रही होगी, यदि आप सरकार से हर्ट हुए होंगे, तो वो प्रॉपर पनिशमेंट सरकार को देगी। ठीक, और कोर्ट ही है जो कि सरकार को सरकारी पावर का मिस यूज करने से रोक कर रखती है। दे चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। अब देखो, वो जितने भी गलत काम हो रहे हैं उनका चेक करने का काम कोर्ट का रहता है, वो चेक करती है। डेट इज वाई द जुडिशरी इंजॉय हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। यही कारण है जो लोगों का भरोसा आज भी कोर्ट में बना हुआ रहता है। कुछ भी होता है कोर्ट में ले चलो इस बंदे को। ठीक, यही कारण है कि लोग आज भी
कोर्ट पर भरोसा करते हैं। भले ही यहाँ पर डिसीजन देने में सालों लग जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जब भी डिसीजन आते हैं तो आप कभी उससे निराश नहीं होंगे। तो इसमें क्या कुछ टर्म्स है जो आपको मैंने समझा दिए थे, फिर भी समझ लो। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? जब गवर्नमेंट अलायंस के द्वारा, अलायंस क्या होता है? जब दो या फिर दो से ज़्यादा पार्टी एक साथ मिलकर इलेक्शन को कंटेस्ट करती है, तब वैसे पार्टी को बोलते हैं अलायंस। ठीक, जब अलायंस के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है उसे बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। ठीक, एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ए बॉडी ऑफ पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू इनिशिएट ए मेजर पॉलिसीज, मेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द कंट्री। अब देखो एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? ये कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों का इंस्टीट्यूशन होता है जो कि जो बड़ी बड़ी पॉलिसी जो सरकार के द्वारा आई है, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो पॉलिसी लागू हो गए, जो कानून बना है, उसको किस तरीके से लागू किया जाए, इसका डिसीजन एग्जीक्यूटिव लेते हैं। सरकार क्या होता है? गवर्नमेंट क्या होती है? ए सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट हैव पावर टू मेक, इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट लॉ एज टू इंश्योर एन ऑर्डिनरी लाइफ। देखो, आपके ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ठीक, आपको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसके पास ये पावर है कि वो नए लॉ को ला सकता है, पुराने लॉ को बदल सकता है। वो जो इंस्टीट्यूशन है उसके उसी को बोलता है गवर्नमेंट। ठीक, अगर इन ब्रॉड सेंस में बात करें, गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्स एंड सुपरवाइज ओवर सिटीजन्स एंड रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री। गवर्नमेंट एक वो इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे देश के प्रशासन को चलाता है, जितने भी हमारे देश के रिसोर्सेस हैं उस सबको सुपरवाइज करता है गवर्नमेंट, उसी को बोलते हैं। जुडिशरी क्या होता है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि हमें न्याय देता है। ठीक, और जो डिस्प्यूट्स हमारे देश में कभी भी एराइज हो जाते हैं तो उसको कानूनी रूप से, लीगल तरीके से उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करता है, वो होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है? कि हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स का असेंबली होता है जिनके पास ये पावर होता है कि हमारे देश में कोई भी कानून ला सकते हैं, बदल सकते हैं, मनी बिल वगैरह पास कर सकते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? कम्युनिकेशन इशूड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑफिस मेमोरेंडम एक कम्युनिकेशन होता है, एक बातचीत का जरिया होता है। ठीक, एक कम्युनिकेशन मतलब एक नोटिस होता है जो कि किसी भी एक ऑफिस के द्वारा पास किया जाता है, उसमें गवर्नमेंट का डिसीजन को बताया गया रहता है। ठीक, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ए सेट ऑफ प्रोसीड्यूर फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लाइफ इन द कंट्री। एक एक सेट होता है किसका? प्रोसीड्यूर्स का। ये जो प्रोसीड्यूर का सेट होता है वो किसके लिए होता है? हमारे देश में जो सरकार है उनको रेगुलेट करने के लिए, और जो राजनीतिक लाइफ है हमारे जो देश में उसको रेगुलेट करने के लिए एक प्रोसीड्यूर का सेट बनाया गया है, उसी को बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। रिजर्वेशन क्या होती है? आप लोग अच्छे से समझते हो। ए पॉलिसी डेट डिक्लेयर सम पोजीशन इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो रिजर्वेशन क्या होता है? कुछ सीटों को कभी कभी हमारे देश के जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको एडवांस करने के लिए कुछ जगह पर उन्हें कुछ रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके लिए रिजर्व कर रख दी जाती है, इसी को बोलते हैं रिजर्वेशन। स्टेट क्या होता है? पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑक्युपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी। देखो राजनीतिक तौर पर जो भी हमारी बाउंड्री है उसी को बोला जाता है स्टेट। ठीक, जिसमें एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हो, उसको पास पावर हो डिसीजन लेने के लिए, फॉरेन पॉलिसीज़ पर उसके पास पावर हो। गवर्नमेंट बदली जा सकती है लेकिन देश रहता है, वो टेरिटरी रहे, उसी को बोला जाता है स्टेट। यानी कि कुल मिलाकर इसका मतलब है, स्टेट का मतलब होता है कंट्री। ठीक, कॉमन स्पीच में बात करा जाए, देखो नीचे में लिखा है इन कॉमन स्पीच आमतौर पर क्या बोलते हैं? द टर्म कंट्री, नेशन एंड स्टेट आर यूजुअली यूज्ड एज साइनम्स। कंट्री बोल लो, नेशन बोल लो या फिर स्टेट बोल लो, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, अब क्वेश्चन आंसर है, आप लोग कर लेना। ठीक, होमवर्क में है, यदि नहीं होगा तो बता देना, इस पर भी वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।